नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे मई महीने का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड करंट अफेयर प्रश्न मई 2025 की पूरा का पूरा जो मई महीने का करंट अफेयर है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर दे रखे हैं। आप साथ साथ में क्या करेंगे, इनके जो आंसर्स हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे और आप अपनी खुद प्रैक्टिस चेक करेंगे कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की हुई है। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 में किस विदेशी कंपनी के साथ ऋषिकेश से कुंजापुरी मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए समझौता किया है। कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने किस विदेशी कंपनी के साथ ऋषिकेश से कुंजापुरी मंदिर तक का जो रोपवे निर्माण है उसके लिए समझौता क्या है, ये हमने बताना है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एक ही इसका आंसर होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार्थोलेट मशीनबाऊ एजी। तो बार्थोलेट मशीनबाऊ एजी कंपनी जो है इसने क्या किया है, उत्तराखंड सरकार के साथ रोपवे निर्माण के लिए समझौता किया हुआ है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा है कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 में स्विट्जरलैंड की रोपवे निर्माता कंपनी बार्थोलेट मशीनबाऊ एजी, यानी कि जो मशीनबाऊ एजी कंपनी है बार्थोलेट, ये है हमारी स्विट्जरलैंड की है। इसके साथ ऋषिकेश के तपोवन से नरेंद्र नगर स्थित कुंजापुरी मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए समझौता क्या है। यह परियोजना सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थ स्थलों की पहुंच में सुधार के उद्देश्य से की गई है। तो आपको देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि भाई रोपवे निर्माण के लिए जो समझौता क्या है वो किस कंपनी से क्या है। तो भाई ये स्विट्जरलैंड की बार्थोलेट मशीनबाऊ एजी कंपनी है। दूसरा, ये जो कुंजापुरी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भाई साहब नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। ये जो कुंजापुरी मंदिर है कहाँ पर है, नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थ स्थलों की पहुँच में सुधार करना। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मई 2025 में किस उद्योग की नई इकाइयों और विस्तार पर अस्थायी रोक लगा दी है। कि भाई उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसने मई 2025 में किस उद्योग की जो नई इकाइयाँ, यानी कि अब ये जो उद्योग हैं इसके नए फैक्ट्रियाँ या नए सेंटर नहीं खुल सकते हैं, तो वो कौन सा उद्योग है, तो वो है हमारा स्टोन क्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता भी है कि अगर स्टोन क्रेशर खुलते हैं तो उससे जो हमारा पर्यावरण संतुलन होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर कि मई 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय चिंताओं के चलते राज्य में नए स्टोन क्रेशर यूनिट्स और उनके विस्तार पर अस्थायी रोक लगाई है। और अदालत ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 6 सप्ताह के भीतर स्टोन क्रेशर के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। ठीक हो गया, यानी कि जो उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं के चलते जो नए स्टोन क्रेशर खुलने हैं उन पर रोक लगा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 में किस बैंक से 1910 करोड़ की फंडिंग प्राप्त की है। तो 1910 करोड़ की जो फंडिंग प्राप्त की है वो की है हमारी यूरोपीय निवेश बैंक से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी भी व्याख्या देखते हैं। लिखा है कि मई 2025 में उत्तराखंड ने यूरोपीय निवेश बैंक EIB से 1910 करोड़ की फंडिंग प्राप्त की है, जिसका उद्देश्य राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में मई 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उनका जो उद्घाटन किया था वो किया था हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया था। तो नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी इसकी भी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में हुआ था। तो कब से कब हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह आयोजन देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, नई टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में हुआ था। यानी कि 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो इन शहरों में किया गया था। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेता है कि इनमें से किस जिले के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। तो आपने इन शहरों के भी नाम एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में मई 2025 में लागू की गई समान नागरिक संहिता UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है। कि जो
मई 2025 में यूसीसी लागू हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये लागू की गई है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिखा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना, कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून होने चाहिए। ये क्या है, यूसीसी का उद्देश्य है। व्याख्या देखते हैं इसकी कि उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई? तो गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की जो घोषणा की गई है वो की गई है हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि देहरादून में। तो देहरादून क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हाँ, थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2025 में देहरादून में गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपदा सखी योजना। जो आपदा सखी योजना है इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं आपदाओं के समय में वो जागरूक हो सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके कि भी जब आपदाएं आती हैं तो उस समय खुद की और जो अन्य मेंबर होते हैं उनकी रक्षा किस तरह से करनी है, उसके लिए ये आपदा सखी योजना शुरू की गई है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई 2025 में आपदा सखी योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करना। यह योजना आपदा मित्र योजना के समान है। इसमें महिलाओं को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, प्राथमिक उपचार, बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक समर्थन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि इसमें महिलाओं को क्या है, सशक्त बनाया जाएगा कि भाई वो क्या कर सकें, प्राथमिक उपचार भी कर सकें, बचाव के कार्य भी कर सकें और जो मनोवैज्ञानिक समर्थन होता है वो भी उनको अच्छे से मिल सके और दूसरों को प्रोवाइड करा सकें। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में उत्तराखंड के किस युवा ने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचा है? कि भाई वो कौन सा युवा है जिसने मात्र 16 वर्ष की ही आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिन कुमार। कि जो सचिन कुमार जी हैं इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया हुआ है। ठीक है। जो उत्तरकाशी के 16 वर्षीय एनसीसी कैडेट सचिन कुमार ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया हुआ। ये जो 16 वर्षीय एनसीसी कैडेट सचिन कुमार हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एवरेस्ट को फतेह करके एक नया इतिहास बना लिया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक होटल को अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है? कि उस ऐतिहासिक होटल का नाम हमने बताना है जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में अस्थायी पार्किंग के रूप में अनुमति दे दी गई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेट्रोपोल होटल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेट्रोपोल होटल है ये हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और नैनीताल में क्या थोड़ी पार्किंग की समस्या थी तो इसको देख लेते हैं। नैनीताल में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक मेट्रोपोल होटल परिसर को अस्थायी पार्किंग के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है, जिससे लगभग 1000 वाहन की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि ये जो होटल है यहाँ पर लगभग 1000 जो वाहन है उनकी आसानी से पार्किंग हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में उत्तराखंड में किस धार्मिक मेले की शुरुआत 12 वर्षों के अंतराल के बाद हुई है? कि उस मेले का नाम हमने बताना है जिसकी जो शुरुआत है 12 वर्षों के बाद हुई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर कुंभ मेला यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तराखंड में 12 वर्षों के अंतराल के बाद मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केशव प्रयाग माणा गांव में किया है। तो ये 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पर लगा है? केशव प्रयाग और माणा गांव में लगा है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर किस विभाग से रिपोर्ट मांगी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमामि गंगे परियोजना।
तो जो STP है इसके लिए जो रिपोर्ट मांगी गई है वो नमामि गंगे परियोजना से मांगी गई है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मई 2025 में बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के निर्माण को लेकर नमामि गंगे परियोजना से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। यह आदेश पर्यावरणीय सुरक्षा और नदी प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये इस तरह की जो करंट अफेयर होती है इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है वो भी कुछ सफल हो सके। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस नए भूमि कानून को लागू किया जिसके तहत बाहरी लोग राज्य की कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड कृषि भूमि सुरक्षा कानून। तो उत्तराखंड कृषि भूमि सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो उत्तराखंड से बाहरी व्यक्ति हैं वो उत्तराखंड के अंदर कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 में उत्तराखंड कृषि भूमि सुरक्षा कानून लागू किया जिसके तहत बाहरी लोग राज्य की कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य राज्य की कृषि भूमि की सुरक्षा करना और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस नदी के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की थी। तो देखो, पहले क्या पूछा था, वहाँ पर शहर पूछ लिया था कि भाई जो गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर है इसकी जो परियोजना है किस जिले में शुरू की गई है या किस शहर में शुरू की गई है। तो वहाँ पर हमने बताया था कि देहरादून में शुरू की गई है। ठीक है, और मई 2025 में भी शुरू की गई है। अब यहाँ पर पूछ लिया है किस नदी के किनारे शुरू की गई है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई 2025 में गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो गंगा और शारदा नदी जो कॉरिडोर की परियोजना है ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है, गंगा नदी के किनारे और देहरादून शहर में, और कब, मई 2025 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU यह हस्ताक्षर किए गए। तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के जो बीच MOU साइन हुआ है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ये है मिलेट्स, श्री अन्न एवं उससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। तो भारतीय सेना को क्या है, देखो मिलेट्स यानी कि जो अन्न की ज़रूरत होती है, उत्पादों की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए क्या है, इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो मिलेट्स, श्री अन्न एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाँ थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मिलेट्स, श्री अन्न एवं उनसे बने पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी कि ये जो समझौता है वो क्यों किया गया है, इसीलिए किया गया है कि भाई जो मिलेट्स हैं यानी कि श्री अन्न है उससे जितने भी जो पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पाद बनते हैं उनका जो विकास है उसको बढ़ाया जाए, इसीलिए इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। श्री अन्न का मतलब है पारंपरिक पोषक अनाज, जैसे बाजरा, कोदो, सांबा। जो श्री अन्न है इसका मीनिंग क्या है, ये हो जाता है पारंपरिक पोषक अनाज जैसे कि बाजरा, कोदो और सांबा। यह समझौता विशेष रूप से सैनिकों के लिए मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के शोध, प्रशिक्षण एवं उत्पादन पर केंद्रित है। यानी कि ये किस पर आधारित है, तो भाई खाद्य उत्पादों पर आधारित है। यह पहल भारतीय सेना की यह श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये जो भारतीय सेना का जो कदम है ये क्या है, जितने भी श्री अन्न है उनके उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को मिला है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। तो जो 9 शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। अब ये जो 9 शिक्षक हैं ये कहाँ कहाँ के हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं। तो जो 3 शिक्षक हैं यहाँ देख लो आप, देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, संस्कृति और भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो भाई किन किन को सम्मानित किया गया है, तो जिन्होंने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, संस्कृति और भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया था, जिसमें क्या है उत्तराखंड के कुल 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से
पौड़ी गढ़वाल से 3 हैं। पौड़ी गढ़वाल के कितने हैं? 3 शिक्षक हैं, बाकी जो 6 शिक्षक हैं वो उत्तरकाशी के हैं। तो जो पौड़ी गढ़वाल के 3 शिक्षक हैं वो कौन कौन है? तो ये हैं रश्मि उनियाल, सहायक अध्यापक हैं, विज्ञान के कोटद्वार से हैं। कविता असवाल, सहायक अध्यापक है, अंग्रेजी से हैं, ये दुगड्डा से हैं। सरिका केसटवाल, ये प्रवक्ता हैं, रसायन विज्ञान के रिखणीकाल से हैं। बाकी यमुना घाटी उत्तरकाशी सभी 6 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि ताई कमांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी है? ताई कमांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करने वाले जो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका हैं वो कौन बनी है? तो इनका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिया सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये लड़की देखो एक ऐसी लड़की है जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में ही ताई कमांडो में पीली बेल्ट प्राप्त की है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तराखंड की थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में ताई कमांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि अभी तक कोई भी बालिका ऐसी नहीं है जिसने 3 साल की उम्र में ताई कमांडो के अंदर पीली बेल्ट प्राप्त की हो। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। ठीक है, इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने मान्यता दी है। यानी कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भी मान्यता दे दी है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है इन्होंने ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी वाउचर पेमेंट इंटरफेस प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, जो 4 कृषि नीतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यह है कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन। तो कभी कभी पूछ लेता है नीतियों से कि भाई ये जो नीति है किस राज्य ने लागू की है? तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ई रूपी प्रणाली किसानों को SMS QR कोड के माध्यम से ई वाउचर देकर अनुदान वितरण की पारदर्शिता और बिचौलिया मुक्त प्रणाली है। किसानों को खाद, बीज, दवाएं आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी। किसानों को खाद, बीज और दवाएं मिलेंगी और वो आसानी से वहां पर जाकर डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। चारों नीतियां राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि और रोजगार को मजबूत करेंगी। क्योंकि ये जो चारों नीतियां हैं ये सिर्फ पर्वतीयों के लिए ही नहीं है, ये पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों दोनों के लिए हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिजगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन आजकल बन रहा है वो कौन बन रहा है? इसमें ये पूछा गया तो वो बन रहा है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के अंदर जो त्रिजगी नारायण मंदिर है ये आजकल क्या है? ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आ रहा है। क्यों आ रहा है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि त्रिजुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन कि त्रिजुगी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भाई रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये मंदिर धार्मिक रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यही भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। कि भाई यहाँ पर इसको वेडिंग डेस्टिनेशन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर क्या है, जो माता पार्वती हैं और शिव जी हैं उनका विवाह यहाँ पर हुआ था और ये जो विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। और मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अग्निकुंड आज भी निरंतर जल रहा है और इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। अब इस स्थान को एक वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन, ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश विदेश के अनेक जोड़े पवित्र वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। कि यहाँ पर क्या है, आजकल देश विदेश से बहुत सारे जो जोड़े होते हैं, जो नव दंपत्ति होते हैं, वो विवाह करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं इनको द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो अवार्ड मिला है उसका नाम क्या है? द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये किया गया था संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि इसके नाम में ही संस्कृत आ रहा है यहाँ पर, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भाषा की बात कर रहे हैं वो संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखते हैं कि आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा
कि भाई पूछ लेता है कि ये जो कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सहयोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा दिया जाएगा कि भाई इसको जो सहयोग दिया जाएगा वो कौन देगा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा इसको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। तकनीकी सहयोग रुड़की के साथ मिलकर AI आधारित परियोजनाएं और LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत संस्कृत ग्रंथों का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। कि यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, तकनीकी सहयोग जो है हमारा IIT रुड़की वो इसको प्रोवाइड कराएगा और यहाँ पर जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका डिजिटल संग्रह यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार की जाएगी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर किसे हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्गीय घनश्याम रतोड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट। तो ये जो स्वर्गीय घनश्याम रतोड़ी सैलानी है और जो दीक्षा बिष्ट है इनको क्या है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से नवाजा जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेव हिमालय मूवमेंट व पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई 2025 को देहरादून टाउन हॉल में सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम रतोड़ी सैलानी मरणोपरांत व दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया जाएगा। घनश्याम रतोड़ी सैलानी की भूमिका चिपको, सर्वोदय, भूदान, नशाबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलनों में योगदान दिया था। यानी कि भाई जो घनश्याम रतोड़ी सैलानी जी हैं इन्होंने अपना योगदान कहाँ कहाँ दिया था, चिपको आंदोलन में दिया था, सर्वोदय में दिया था, भूदान, नशाबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। बाकी ये जो दीक्षा बिष्ट हैं, दीक्षा बिष्ट के जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा। कि जो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 है ये किसको मिलने वाला है, तो ये मिलेगा हमारे रमेश पहाड़ी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों मिलेगा थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश पहाड़ी को चुना गया है। यानी कि ये जो उमेश पहाड़ी जी हैं ये कौन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह अनिकेत समाचार पत्र के संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये पुरस्कार कर्म भूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, तो ये क्या है, शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये क्या है हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोलीग्रांट हवाई अड्डे देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। यानी कि जो हाउस ऑफ हिमालयाज है इस वजह से क्या होने वाला है कि जो उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, ये हो गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। हाँ देखो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जो मेहनत है पसंद आ रही है तो इसके लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है। कि उत्तराखंड के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं और लाभार्थियों से सीधी बात हो सके, बीच में अधिकारी जो क्या होते हैं जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको थोड़ा सा गुमराह गलत तरीके से पेश करते हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि जितने भी लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद हो सके, उसके लिए जो नई योजना की शुरुआत की है उसका क्या नाम है, तो ये हो जाएगा मुख्य सेवक संवाद योजना। तो जो मुख्य सेवक संवाद योजना है वो किसके लिए है कि जितने भी योजना के लाभार्थी होते हैं उनसे डायरेक्ट संवाद करने के लिए मुख्य सेवक संवाद योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करना है, योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना है और लाभार्थियों के अनुभव और सुझावों को जानना है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारा एक प्रथा। ठीक है, कारा एक प्रथा क्या है? स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड लिस्ट में सम्मानित फीचर फिल्म है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तराखंडी फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड्स मिला है। ये सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। फिल्म का निर्देशन व निर्माण परिणीति बड़ोनी और सुनील बड़ोनी द्वारा किया गया है। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUS की तैनाती की गई है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में MMUS की स्थापना की गई है। हरिद्वार के 3 जिलों, हरिद्वार में 2 यूनिट, उधमसिंह नगर में 2 यूनिट और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUS की स्थापना की गई है। ये पहल CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन यूनिट्स का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा जिससे सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। ये योजना स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है बानू मुश्ताक, यानी कि जो बानू मुश्ताक है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीत लिया है। ठीक है, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी कि हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो वो बना है मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया हुआ है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 98.2% है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार करती है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी राज्य पूर्ण साक्षर राज्य उसको बनना है तो उसकी जो साक्षरता दर है वो 95% प्लस होनी चाहिए, परंतु जो मिजोरम है उसने 98.2% जो साक्षरता दर है वो हासिल कर ली है, इसलिए इसको क्या है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे के साथ किस राज्य ने की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुबधुबा टाइगर रिजर्व तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है जैस्मिन पाओलिनी ने जीता है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध उत्सव बैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो बौद्ध उत्सव है बैसाख पोया 2025 इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था नुब्रा एलिया श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका का एक शहर है नुवारा एलिया, यहाँ पर किया गया था बौद्ध उत्सव बैसाख पोया 2025 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अभी हाल ही फिलहाल में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने डॉक्टर अजय कुमार। तो डॉक्टर अजय कुमार क्या हैं? यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में भी जान लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जो यूपीएससी है संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है? तो भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में है। तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो यूपीएससी क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो यस, यूपीएससी क्या एक संवैधानिक निकाय है।
स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? सर रोस बेकर थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने स्वीकृति दे दी है। मई 2025 में किस AI स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल B2 लॉन्च किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वम AI यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में ओलंपिक पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वो कौन है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो भाई जो नीरज चोपड़ा हैं इनको भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक की उपाधि प्रदान की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो मिला है वो मिला है डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है LR श्रीहरि। तो LR श्रीहरि जो है 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ये मनाया गया था हमारा 18 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला भेड़िया अभयारण्य लातेहार झारखंड में स्थापित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो सैन्य खर्च के मामले में जो भारत का स्थान आता है वो आता है 5वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2024 में 86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है, यानी कि 2024 में कितना खर्च किया? 86.1 बिलियन। टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं? टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है अमेरिका, इसने 997 बिलियन खर्च किया है। दूसरा आता है चीन, इसने 314 बिलियन खर्च किया है। तीसरा आता है रूस, इसने 149 बिलियन खर्च किया है। और 5वें नंबर पे हमारा भारत आ जाता है जिसने 86.1 बिलियन सैन्य व्यय पे खर्च किया है। जारीकर्ता की भी जो जारीकर्ता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मार्क कार्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर पदभार संभाला। मार्क कार्नी कनाडा के लिबरल पार्टी से, इनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? वो लिबरल पार्टी है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आपदा की पूर्व चेतावनी है उसको देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम हो जाएगा सचेत ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे शुभांकु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई। तो जो गवई सर है उनको 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया है 3 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया, कि मलेशिया में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 31 मई 2025 को किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल में भाग लिया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि राजस्थान, हरियाणा ये भी हैं, गुजरात और पंजाब ने भी
चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर ने भी। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला किस शहर में रखी गई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और 50 हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो ओकले का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया शुभमन गिल को। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में जो टेस्ट टीम का कप्तान है वो भी शुभमन गिल को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन से। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक राजनीतिक पहल की शुरुआत की है। तो अंकुर नामक जो राजनीतिक पहल है वो किसने शुरू की है, तो ये की है ओडिशा राज्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो के टॉप 51 क्वेश्चंस। और इन वीडियो में हमने जहाँ तक कोशिश की है तो सारे के सारा मई मंथ है उसकी करंट अफेयर को ही डिस्कस किया है। कोशिश की है हमने कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा हो, फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी हमारी ये जो मेहनत थी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।